नमस्कार दोस्तों, डिफेंस भारत देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। मेरा नाम पंकज है और आज जो हम टॉपिक पढ़ाने वाले हैं वो है मिसाइल सिस्टम के बारे में। दोस्तों आपने देखा ही होगा कि अभी रिसेंटली खासकर कोविड के टाइम से एक बहुत ही अच्छा वर्ड सुनने को मिल रहा है, आत्मनिर्भर भारत। क्या आपको पता है कि आत्मनिर्भर भारत जो है वो डिफेंस सेक्टर में 1980 के दशक में ही आ चुका था। उस टाइम पे एक प्रोग्राम बनाया गया था, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको बनाने वाले थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, और उनका साथ दिया था पॉलिटिकल लीडरशिप थी, वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी। वो भी एक बहुत ही डेटर्मिन्ड लेडी थी। उन्होंने डिफेंस सेक्टर के अंदर बहुत ही बढ़िया बढ़िया अपने जो रोल हैं उसको अदा किया है। बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने डिसीजन लिए हैं, उनके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो बेसिकली इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को डिस्कस करने का है। लेकिन उसको करने से पहले मैं आपको दो तीन बातें बताना चाहता हूँ मिसाइल सिस्टम के बारे में, कि मिसाइल एक्चुअल में होता क्या है, उसके टाइप क्या है, और उन टाइप को देख के हम क्या आइडिया लगा सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो सबसे पहले तो मिसाइल होता क्या है। तो बेसिकली आपने अपने गांव देहात में या शहर में कभी ना कभी बम ज़रूर फोड़े होंगे। वो बेसिकली हम लोकल एल पे इसलिए फोड़ते हैं कि क्योंकि हमें इंजॉयमेंट आता है, हमें उसकी आवाज़ सुन के एक हैप्पीनेस फील होती है। लेकिन वहीं अगर हम उन्हीं चीज़ का इस्तेमाल अगर किसी दूसरे पर्सन पे करे, दूसरी जगह पे करे, तो बेसिकली उस दूसरी जगह को तबाह भी कर सकती है, उस दूसरे पर्सन को इंजर्ड भी कर सकती है। और सेम जो चीज़ है उसका सेम जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करते हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस मेनली। जैसे कि अभी आपने कुछ ही दिन पहले पुंछ सेक्टर में टेररिस्ट ने हमला कर दिया था, आईईडी ब्लास्ट हो गए थे। नक्सलाइट एरिया में आप ये बातें सुनते रहते हैं, बहुत ही आम बात है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी ऐसा ही कुछ चला हुआ है। तो जो बोम है या फिर जो ये वेपन की जो टेक्नोलॉजी है जिससे कि डिस्ट्रक्शन होता है, उसके अलग अलग लेवल होते हैं। उन सभी में जो सबसे बड़ा लेवल होता है वो बेसिकली मिसाइल्स का होता है। मिसाइल्स में क्या होता है, बेसिकली हम जो वॉरहेड होता है, वॉरहेड बेसिकली क्या होता है, जो बारूद जिसको हम बोलते हैं, वो हम एक जगह से फेंक कर उसको किसी दूसरे ऐसे टारगेट के ऊपर डाल सकते हैं, और वहाँ पे अपने हिसाब से किस लेवल का हमें वहाँ पे डिस्ट्रक्शन करवाना, उस हिसाब से उतनी क्वांटिटी में हम वॉरहेड लगा देते हैं। जब भी वो टारगेट को हिट करेगा तभी वो ब्लास्ट हो जाएगा, और ब्लास्ट होने के बाद जो भी आसपास का जो एरिया है वो ख़त्म हो जाएगा। बेसिकली जो हमारे वॉरहेड है वो दो टाइप से हो सकते हैं। एक कन्वेंशनल वॉरहेड है जो कि आमतौर पर हम बारूद यूज़ करते हैं। दूसरा जो वॉरहेड का टाइप होता है वो होता है न्यूक्लियर वॉरहेड, परमाणु हथियार, आपने सुना ही होगा। ये बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, और इन सभी चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए, जो न्यूक्लियर वेपन्स को रेगुलेट करने के लिए 1970 के आसपास के टाइम के अंदर एनपीटी बनाई गई थी, एनएसजी बनाई गई थी। एनपीटी बेसिकली नॉन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, और एक है एनएसजी, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। आपने बार बार इनका नाम सुना होगा, इनके बारे में हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। अभी आप ये समझ लीजिए कि ये आपके जो वेपन्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, ताकि उनका बढ़ावा ना मिले, सभी देशों के पास ये टेक्नोलॉजी ना जा पाए, उनको कंट्रोल करने के लिए कुछ ग्रुप्स हैं। ऐसे ही 1980 के दशक में एक और MTCR नाम से एक ग्रुप आया था, जो कि एक नॉन फॉर्मल ग्रुप था, बेसिकली मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल डिज़ाइन, जिसके अंदर मेनली जो देश थे वो थे USA, UK, यूनाइटेड किंगडम, जापान, इटली, जर्मनी, फ्रांस, और ऐसे और भी कुछ नेशंस थे, कनाडा टाइप। तो इनका मेन काम ये था कि हम पूरे वर्ल्ड के अंदर जो भी मिसाइल टेक्नोलॉजी है, खास करके उसमें एक अलग से उनकी कैटेगरी होती है, उनको बोलते हैं हम वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस, ठीक है ना। तो वो जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस है उनको कंट्रोल करना था। उनमें बेसिकली उन्होंने क्राइटेरिया बना रखा था कि 500 किलो से उनका ज़्यादा वो वॉरहेड कैरी ना कर पाए, और कुछ उन्होंने पर्टिकुलर किलोमीटर दे रखा था कि 300 किलोमीटर या 500 किलोमीटर के बाद वो मतलब इतनी उनके टारगेट की मारने की क्षमता ना हो, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो उसी टाइम पे इंडिया ने सोचा कि भाई हमें ये न्यूक्लियर वेपन भी नहीं बना रहे थे, और अब जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है जिसको हमें एज ए
पोटेंशियल, क्योंकि हमारे पास आसपास दुश्मनों की कमी नहीं है। पाकिस्तान हमारे बिल्कुल नेबर में, चाइना हमारे नेबर में है, और वो उन दोनों का जो नेचर है वो बहुत ही नोटोरियस है। तो उन सभी चीज़ों को देखते हुए हमें अपने खुद का वॉरहेड जनरेट करना था, बट MTCR की वजह से हम वो नहीं कर पा रहे थे, और ना ही NSG की वजह से और NPT की वजह से कर पा रहे थे, ठीक है ना। तो फिर हमने क्या किया, अपना ही एक इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया 1980 के दशक के अंदर। तो वहाँ पे जो वेपन हमने बनाए हैं उनको हम थोड़ी सी देर में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो मिसाइल होते हैं ना, जो उनका ट्रैवलिंग होता है वो बेसिकली दो टाइप से होता है। एक को हम बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल, दूसरे को हम बोलते हैं क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल में क्या फ़र्क है, वो बेसिकली उनका जो नेचर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे कि जो बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं उनका जो मोशन होता है, उनमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले तो उनको इनिशियल पुश देते हैं, जैसे रॉकेट को देते हैं ना, तो इनिशियल उनको पुश देते हैं, प्रोपल्शन जिसको हम बोल देते हैं, ठीक है ना। फिर वो पुश देने के बाद फिर वो अपने आसमान के अंदर जाएंगे, और उनका जो बेसिकली ट्राजेक्ट्री होती है या फिर उनका जो पाथ ऑफ मूवमेंट होता है वो पैराबोलिक होता है, यानी कि कुछ इस टाइप से। मान के चलिए कि एक पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर ये आसमान के अंदर जाएगा, यानी एटमॉस्फेयर के अंदर जाएगा। बट जो मोस्ट ऑफ द केसेज में बैलिस्टिक मिसाइल है ना, वो एटमॉस्फेयर को भी क्रॉस कर जाता है, वो बाहर चला जाता है एटमॉस्फेयर के बाद। फिर बाहर आने के बाद, जाने के बाद फिर क्या है, वो ग्रेविटी का पुल उस पर होता है, तो ग्रेविटी उसको अपने पास खींचे, तो वो फिर ऐसे करके ऐसे आएगा, ठीक है ना। तो मान के चले ये आपके पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, पॉइंट बी आपका टारगेट है, पॉइंट ए से आप स्टार्ट करें, तो बेसिकली इसका मोशन कैसे होगा, ऐसे होगा। इसको हम पैराबोलिक मोशन भी बोल देते हैं। पैराबोलिक मोशन में ट्रैवल करेगा, और क्योंकि ये हम इतनी दूर तक जा रहा है, तो बेसिकली हम इससे आइडिया लगा सकते हैं कि इसकी जो रेंज होगी वो एक बहुत ही लंबी रेंज होगी, यानी एक लॉन्ग रेंज के ये होते हैं, ठीक है ना। तीसरी बात क्या है कि अगर कोई चीज़ आप इतनी दूर फेंक रहे हैं और फिर मान के चलते हैं कि वो एटमॉस्फेयर से बाहर भी जा रही है, और बाहर जाने के बाद फिर वो अंदर आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि उसका जो मूवमेंट है या फिर उसकी जो ट्रैवलिंग है वो बहुत लंबी डिस्टेंस तक है। तो इतनी लंबी डिस्टेंस होने के बाद आपका जो प्रिसीजन है, यानी कि आपके जो मारने के जो टारगेट है, एक्यूरेसी है उसकी, वो कम हो जाती है, ठीक है ना। तो ये भी आप इससे समझ सकते हैं। वहीं पे जो क्रूज मिसाइल है, क्रूज मिसाइल में क्या होता है, उनको हम जिस पॉइंट से वो लॉन्च होते हैं और जिस पॉइंट तक वो हिट करते हैं, उनको हम इतनी एनर्जी देते हैं, इतना प्रपल्शन देते हैं, उनको इतना मतलब जो मटेरियल होता है, पेलोड होता है, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें उसको इस तरीके से अरेंज किया जाता है कि वो बिल्कुल प्रिसाइजली दूसरे टारगेट को हिट कर पाए, ठीक है ना। तो उनका जो मूवमेंट होता है वो बेसिकली स्ट्रेट लाइन ही होता है, जैसे यहाँ से एक पॉइंट है तो ये आप यहाँ पे सीधा ऐसे स्ट्रेट जाएंगे और वो टारगेट को हिट कर देंगे, प्रिसाइज होगा। लेकिन जब कोई चीज़ प्रिसाइज हो रही है वो क्या होगा, वो शॉर्ट रेंज की होगी, उसमें जो वॉरहेड जो कैरी करेगी वो भी उसके अंदर कम होगा, पेलोड उसका कम होगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल का। बैलिस्टिक मिसाइल के अगर आप एग्जांपल लेने लग जाए तो हम बोल देंगे अग्नि 1, अग्नि 2, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, ठीक है ना, इस टाइप से। वहीं पे जो क्रूज मिसाइल है, क्रूज मिसाइल के अंदर भी अलग अलग होते हैं, जैसे कि उनकी स्पीड के हिसाब से हम उनको कम कर लें। जैसे मैक नंबर होता है, मैक बेसिकली MACH, ठीक है ना। मैक बेसिकली एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम इक्वेट करते हैं स्पीड ऑफ साउंड के साथ, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड आई एम नॉट श्योर, बट उसकी होती है 1234 किलोमीटर पर आवर, कुछ ऐसी स्पीड होती है, ठीक है ना। तो उस स्पीड से अगर कोई भी चलता है उसको हम बोलते हैं 1 मैक, ठीक है ना। अगर कोई मिसाइल उस स्पीड से जा रहा है तो उसको हम बोलेंगे 1 मैक की स्पीड है। तो जो क्रूज मिसाइल है, जिन क्रूज मिसाइल की जो स्पीड है वो 1 मैक से कम है, ठीक है ना, तो उनको हम बोलेंगे सबसोनिक मिसाइल्स, ठीक है ना। सबसोनिक मिसाइल का एग्जांपल क्या, निर्भया मिसाइल है, निर्भया नाम से एक मिसाइल है, उसको हम सबसोनिक मिसाइल बोल सकते हैं। फिर क्या होते हैं, फिर होते हैं 1 से लेकर 5, ठीक है ना। वैसे तो 1 वालों को हम सोनिक मिसाइल बोलते हैं जिनका मैक नंबर 1 होता है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा बोल देते हैं कि भाई सुपरसोनिक हो गया, जो 1 से ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। जैसे कि 2 और 3 के बीच में कौन ट्रैवल करता है, अपने ब्रह्मोस मिसाइल ट्रैवल करता है, जो पहले वाला ब्रह्मोस 1, ठीक है ना। ब्रह्मोस 2 भी अभी बन रहा है, तो वो बेसिकली 5 मैक की स्पीड से ट्रैवल करता है। तो हम उसको क्या बोल देंगे, भाई ये तो अपना हाइपरसोनिक मिसाइल है, क्योंकि 5 की स्पीड से या 5 मैक से ज़्यादा दौड़ेगा तो उसको हम हाइपरसोनिक बोलते हैं। उसमें शौर्य मिसाइल भी कैटेगरी होती है। तो अब ये तो आपकी जो बेसिक चीज़ें थी
मिसाइल्स के बारे में। अब आते हैं हम इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम पे। तो मैंने आपको बताया था कि इंदिरा गांधी जी की पॉलिटिकल लीडरशिप थी और जो इमीडिएट कंट्रोल था वो किनके पास था, श्री APJ अब्दुल कलाम के पास था और उन्होंने इसको बना था। उसके अंदर उन्होंने 5 मिसाइल बनाई थी, ठीक है, जिसका एक्रोनिम हम याद कर सकते हैं। याद करने के पर्पज से सिर्फ पटना, PATNA, P से पृथ्वी, A से आकाश, T से त्रिशूल, N से नाग और A से अग्नि, ठीक है ना, अपने 5 हो गए। और ऐसा नहीं है कि वो 1980 में ही बन गए थे, उनकी डेवलपमेंट हमारी 2003 तक चली थी और उसके बाद भी अभी भी अपग्रेड उनके चालू है, ठीक है ना। अभी भी आपने कुछ टाइम पहले सुना होगा कि भाई अग्नि जो 5 मिसाइल है वो टेस्टिंग में है, अग्नि 6 मिसाइल है वो टेस्ट में है, टेस्ट के फेज़ में है, ठीक है ना। तो ये था। तो जो बेसिकली अपना सबसे पहले हम बात करते हैं पृथ्वी की। पृथ्वी के 3 वेरिएंट हैं। एक उनका जो वेरिएंट है वो बेसिकली आर्मी के लिए, जिसकी जो रेंज है वो 100 से 150 किलोमीटर तक की है। फिर आती एयरफोर्स वाले की रेंज, उसमें आती है बेसिकली 350 तक की। फिर आती है जो नेवी वाले की रेंज, ठीक है ना। उनके मतलब अलग अलग मीडियम बना रखे कि भाई आर्मी के लिए अलग है और वही पृथ्वी, उसको हम पृथ्वी 1 बोल देंगे। पृथ्वी 2 जब बात करेंगे वो आपका एयरफोर्स के लिए 350 किलोमीटर। पृथ्वी 3 है वो नेवी के लिए है, उसमें 600 किलोमीटर ऐसा देते हैं, ठीक है ना। तो पृथ्वी बेसिकली क्या है, पृथ्वी पे ही रहती है, यानी सरफेस टू सरफेस मिसाइल। ऐसे ही अग्नि है, अग्नि क्या है, अग्नि पृथ्वी पे ही हम जनरेट कर सकते हैं, तो बेसिकली वो भी सरफेस टू सरफेस मिसाइल। त्रिशूल क्या होता है, हम धरती पे खड़े होकर आसमान में फेंकते हैं, तो बेसिकली वो क्या होगा, सरफेस टू एयर मिसाइल हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही आकाश में हम फेंक रहे हैं, तो बेसिकली वो भी सरफेस टू एयर मिसाइल हो गया। वही नाग है, नाग क्या होता है, नाग बेसिकली जैसे स्नेक स्लिप करता है, तो बेसिकली वो क्या है कि काइंड ऑफ ओसिलेटरी मूवमेंट करता है, जिग मोशन में चलता है, सोफेस्टिकेटेड मोशन अपन दिखाता है। तो उस टाइप से हमारा जो नाग मिसाइल है वो ट्रैवल करता है, इस वजह से हमने उसको नाग बोल रखा, ठीक है ना। नाग बेसिकली क्या है, नाग 3rd जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल है। एंटी टैंक मतलब टैंक को डिस्ट्रॉय कर सकता है और इसके अंदर एक अलग से टेक्नोलॉजी डाल रखी है, वो है फायर एंड फॉरगेट। फायर एंड फॉरगेट का क्या मतलब है कि आपने पहले मतलब लॉन्च से पहले आपने एक टारगेट को सेट कर दिया, तो लॉन्च जैसे ही वो होगा तो फिर ये भूल जाएगा कि बीच में हम इसको कुछ भी अल्टर नहीं कर सकते, कुछ भी इसमें चेंज नहीं कर सकते। एक बार अगर वो लॉन्च हो गया तो बेसिकली वो टारगेट को आइडेंटिफाई करेगा, चाहे वो मूव कर रहा हो, ठीक है ना। तो मूव करते करते भी उसको टारगेट आइडेंटिफाई करेगा, लॉक कर देगा, है ना। तो इसमें फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी है, प्लस में जो टारगेट लॉकिंग फैसिलिटी है, ठीक है ना। जैसे लॉक करेगा फिर उसको कहीं पे भाग लो, उसको हिट करना ही करना है, ठीक है ना। तो ये क्या है, नाग मिसाइल है। ये इसके 2-3 वर्जन है, हेलिना नाम से एक वर्जन है इसका, ठीक है ना। एक और है जो कि मेरे को भी एट प्रेजेंट याद नहीं आ रहा। तो ये है। और जो अपना अग्नि मिसाइल है, अग्नि मिसाइल में भी क्या है, जो पहला अग्नि मिसाइल है वो बेसिकली 1000 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकता है। दूसरा 2000 से 2500 तक ट्रैवल कर सकता है। अग्नि 3 है, उसकी जो मारक क्षमता है वो 3500 से 4000 है, ठीक है। अग्नि 4 की 4000 है, अग्नि 5 की अपनी 5000 है और अग्नि 6 को हम ये बोलते हैं कि भैया 6500 किलोमीटर तक भी इसकी मारक क्षमता है। अग्नि 6 है जो अभी डेवलपमेंट फेज में है, ठीक है ना। अच्छा, इनकी जो रेंज है ना, उस रेंज को भी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है कि जैसे अग्नि 1, 2 है, ठीक है, इनको हम मीडियम रेंज बोलेंगे, ठीक है ना। जो अपना अग्नि 3 है, अग्नि 4 है, इनको हम इंटरमीडिएट रेंज बोल देंगे, ठीक है। पहले वाला मीडियम रेंज, इनको इंटरमीडिएट रेंज। और ये जो अग्नि 5 है, अग्नि 6 है, क्योंकि ये एक कॉन्टिनेंट से क्योंकि 4-4 हज़ार किलोमीटर, 5000 किलोमीटर, 6000 किलोमीटर इतनी दूर तक जा रहे हैं, तो बेसिकली क्या हुआ, वो एक कॉन्टिनेंट को ट्रैवल करके दूसरे कॉन्टिनेंट में जा रहे हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ICBM, ठीक है ना। तो इनको ICBM भी बोला जाता है। तो ये जो चीज़ें थी ये बेसिकली मोटी मोटी बातें थी, ठीक है ना। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मैं एक बार देख लेता हूँ। जैसे आपका कुछ मिसाइल सिस्टम है जिसकी अस्त्रा है, अस्त्रा आपका एयर टू एयर मिसाइल, क्योंकि एयर टू एयर का मैंने कोई भी एग्जांपल नहीं दिया था। सरफेस टू एयर का मैंने आपको बता ही दिया, त्रिशूल है, आकाश है, ठीक है ना। और अच्छा, एक और है पृथ्वी एयर डिफेंस नाम से, ठीक है ना, ये है। और नाग है, नाग बेसिकली एंटी टैंक बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि मैंने आपको अभी बताया है। प्रहार है, प्रहार बेसिकली सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस के आपके तीनों वेरिएंट आ चुके हैं अभी इस टाइम पे, लैंड का भी आ चुका है, एयर का भी आ चुका है और नेवल का भी आ चुका है,
ठीक है ना। ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसकी जो पहले थी वो 300 किलोमीटर तक इसकी रेंज थी, लेकिन ब्रह्मोस 2 में इसकी रेंज को बढ़ा के लगभग 600-700 के आसपास किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये बात है। निर्भय मिसाइल है, निर्भय की भी तीनों ही रेंज है और ये सबसोनिक मिसाइल है, यानी कि इसका जो स्पीड होगी वो 1 मैक से कम होगी। फिर एक है K-15 सागरिका, ये एक अंडर वाटर टू सरफेस पे, जैसे कि कोई भी सबमरीन है, सबमरीन पे इन्होंने लगा दिया तो सबमरीन नीचे से लॉन्च हो गए पानी के नीचे से, और सरफेस पे कोई भी शिप होगी, कोई भी और टारगेट होगा तो इसको हिट कर लेगा। फिर शौर्य है, शौर्य आपका बेसिकली सरफेस टू सरफेस है। तो मेन तो यही है, और इसके अलावा भी अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवानी है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। आज की इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।